बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसी है। पहले आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन हर जानदार की बेसिक प्रॉपर्टीज है, लेकिन इस रिप्रोडक्शन के बैक्टीरिया में दो तरीके हैं। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक सेक्सुअल। एसेक्सुअल हम डिस्कस कर चुके हैं, सेक्सुअल डिस्कस कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बुनियादी शर्त ये है कि इसमें दो पेरेंट बैक्टीरिया का जीनोम मिक्स हो जाए और एक ऐसा ऑफ स्प्रिंग वजूद में आए जिसमें इन दोनों की कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज शामिल हों। इसी को हम एक और नाम दे सकते हैं, रिकम्बिनेशन ऑफ डीएनए दो पेरेंट्स का हो जाए। और आपको बताया है कि बैक्टीरिया में मेल फीमेल का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन है या मेटिंग स्ट्रेन है। इसमें एक मेथड कॉन्जुगेशन का मैकेनिज्म हम पढ़ चुके थे। आज एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र है जिसके ज़रिए पता चलेगा कि वाकई ये रिकम्बिनेशन होती है कि नहीं। बल्कि यूँ समझो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मालूम करने का बुनियादी सबब ये एक्सपेरिमेंट था। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था जोशुआ लेडरबर्ग और दूसरे का नाम था एडवर्ड टाटम। इन दोनों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और वो एक्सपेरिमेंट कैसा है, थोड़ा तवज्जो ज़्यादा चाहिए। आज एक्सपेरिमेंट आसान है लेकिन इसको कन्वे करना थोड़ा सा मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल है, तो आप लोग थोड़ा तवज्जो करेंगे तो। इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया की एक नस्ल का इंतखाब किया। ये बैक्टीरिया वो थे जिनको अगर इनके इन्वायरमेंट में रॉ मटेरियल मिल जाए, रॉ मटेरियल किसे कहते हैं, यानी बायो एलिमेंट्स हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में समझो नहीं है। अगर इनको रॉ मटेरियल मिल जाए तो ये खुद इसको एब्जॉर्ब करके इसको अपने पसंद के सब्सटेंसेस में तब्दील कर सकते थे। यानी ये इन मटेरियल्स को जोड़कर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी बना सकते थे। तो यहाँ रॉ मटेरियल से मुराद हम कह सकते हैं ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, ग्लाइसरोल वगैरह है, न्यूक्लिक एसिड्स के सब्सटेंसेस हैं। उनको जोड़कर ये अपनी मर्जी के प्रोटीन भी बना सकते हैं, लिपिड्स भी बना सकते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, और अपनी ज़िंदगी चला सकते हैं। इस रॉ मटेरियल वाले मीडियम को इन्होंने मिनिमल मीडियम कहा। मिनिमल मीडियम यानी दे कैन ग्रो इन अ मिनिमल मीडियम। फिर इन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरिया के जीनोम में पता चलाया उन जीन्स का जिनकी मदद से ये मिनिमल न्यूट्रिएंट से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना सकते थे। मसलन इधर यहाँ जो जीन था इसका नाम रखा, इस जीन की मदद से ये सब्सटेंस ए बना रहे थे, इस दूसरे जीन की मदद से ये सब्सटेंस बी बना रहे थे, तीसरे जीन की मदद से सब्सटेंस सी, चौथे की मदद से सब्सटेंस डी, और इसको उर्दू में कहते हैं अला हाज़ल क़यास। यानी हर जीन के लिए एक सब्सटेंस बनाना जरूरी था। जीन की लोकेशन भी इन्होंने मालूम की, कौन सा सब्सटेंस बनाने वाला जीन किधर है ये मालूम किया। करने के बाद क्या किया, ऐसे एक बैक्टीरिया को डिवाइड होने दिया। फर्ज करें इनके दो ऑफ स्प्रिंग आ गए। पहले बैक्टीरिया में एक्सरेज के जरिए उस जीन को डिस्ट्रॉय किया जो सब्सटेंस ए बना रहा था। एक्सरेज गुजारी, वो जीन चेंज हो गई, तो अब ये बैक्टीरिया सब्सटेंस ए नहीं बना सकता। ये बात क्लियर है यहाँ तक? यानी एक बैक्टीरिया में क्या किया है, उस जीन को एक्सरे के जरिए डिस्ट्रॉय किया है जिसकी मदद से ये सब्सटेंस ए बना सकता था मिनिमल मीडियम से। दूसरे बैक्टीरिया में एक और जीन उड़ा दिया जिसकी मदद से ये सब्सटेंस बी बना सकता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों बैक्टीरिया को हम मिनिमल मीडियम में रखेंगे तो ये वाला सब्सटेंस ए नहीं बना सकेगा, वो वाला सब्सटेंस बी नहीं बना सकेगा, दोनों मर जाएंगे। लेकिन इनको जिंदा रखने के लिए इन्होंने क्या किया, इसको अलग कंटेनर में रखा, इसको अलग कंटेनर में रख के
इसको सब्सटेंस ए रेडीमेड दिया, उसको सब्सटेंस बी रेडीमेड दिया। जब रेडीमेड सब्सटेंस बना नहीं सक रहे हैं, तैयार हो तो वो यूज कर सकते हैं। तो ये भी सरवाइव कर गए, ये भी सरवाइव कर गए, करके इनकी नस्ल फैल गई। इसका मतलब है इसकी पूरी नस्ल सब्सटेंस बी नहीं बना सकती है, लेकिन सब्सटेंस बी दस्तयाब हो तो उसको यूज कर सकती है। इसी तरह इसकी नस्ल के बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, सब्सटेंस ए नहीं बना सकते, लेकिन रेडीमेड मिल जाए तो यूज कर सकते हैं। फिर क्या किया इन्होंने, इन दोनों बैक्टीरिया की नस्ल के मेंबर्स को इकट्ठा कर दिया एक एनवायरनमेंट, एक माहौल में ये वाले बैक्टीरिया हैं, दूसरे माहौल में ये वाले बैक्टीरिया हैं। ये पहला वाला क्या नहीं बना सकता है, सब्सटेंस ए, ये सब्सटेंस बी नहीं बना सकता। अच्छा, इनको मिनिमल मीडियम में रखा गया। अभी तक इनको रेडीमेड दे रहे थे ना, ए और बी, इसको ए रेडीमेड दे रहे थे, इसको बी रेडीमेड दे रहे थे। अब इधर कोई रेडीमेड चीज नहीं, मिनिमल मीडियम है वही पुराना। तो देखना चाह रहे थे कि ये दोनों मिलकर जिंदा रह सकते हैं, और यहाँ न सिर्फ ये बैक्टीरिया जिंदा रहे, बल्कि कुछ अरसे के बाद इनकी नस्ल के बैक्टीरिया को जब दोबारा चेक किया तो पता चला कि इनकी जो ऑफ स्प्रिंग थी उसमें ऐसे बैक्टीरिया पैदा हुए थे जो सब्सटेंस ए और बी दोनों को बना सकते थे। तो अब ये कैसे मुमकिन हुआ कि इसकी नस्ल वाले ए नहीं बना सकते, उसकी नस्ल वाले बी नहीं बना सकते, लेकिन इनको इकट्ठा कर दिया तो नए बैक्टीरिया वजूद में आए हैं जिन्होंने सब्सटेंस ए भी बनाना शुरू किया है, बी भी बनाना शुरू किया है। तो जो शुरू का है, जो मिनिमल मीडियम पर ग्रो कर सकता है, उसका इन्होंने नाम रखा था वाइल्ड टाइप। यहाँ वाइल्ड से मुराद है ओरिजिनल, नेचुरल है ये। और अब ये जो नए बैक्टीरिया बने, इनको हम क्या कहेंगे, दे लुक लाइक वाइल्ड टाइप बट दे आर एक्चुअली नॉट वाइल्ड, दे आर रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया। इससे ये नतीजा निकाला गया, इस मॉलिक्यूल से, सॉरी, इस बैक्टीरिया से वो जीन इसमें मुंतकिल हुआ है जो सब्सटेंस ए बना सकता है, और इससे वहां पर वो जीन मुंतकिल हुआ है जो सब्सटेंस बी बना सकता है, और इन दोनों की कंबाइन से ऐसा बैक्टीरिया वजूद में आया जो सब्सटेंस ए भी बना सकता है, बी भी बना सकता है। ये था एडवर्ड टाटन का एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट में ये क्लियर कट हो गया कि बैक्टीरिया का जीनोम एक्सचेंज हो सकता है। इसका जीनोम का कुछ हिस्सा उधर जा सकता है, उसका जीनोम का कुछ हिस्सा इधर आ सकता है। इसी को इन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा। अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 टाइप्स हम डिस्कस कर रहे थे। एक कंजुगेशन, उसका मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसडक्शन। लेकिन पहले एक जुमला और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वो ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 तरीके हैं। पहला कंजुगेशन, दूसरा ट्रांसडक्शन, और तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन। अब इन तीनों में कुछ फर्क हम वाज़ेह कर लेंगे। कंजुगेशन को हम कह सकते हैं ये इंटेंशनल है। इंटेंशनल का क्या मतलब है, ये अपनी मर्जी इनकी शामिल है, ये चाहे तो कंजुगेशन करें, चाहे तो ना करें, इनकी अपनी मर्जी। जबकि ये दोनों बाय चांस क्यों है, ये इनकी मर्जी नहीं चल रही, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, और यहाँ कोई प्रिडिक्शन नहीं हो सकती। अब इन दोनों में फर्क क्या है? ट्रांसडक्शन को हमने कहा था इट इज कैरिड आउट बाय थर्ड पार्टी, कोई तीसरा फैक्टर है जो एक बैक्टीरिया के जीनोम को दूसरे में मुंतकिल कर रहा है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम कह सकते हैं डिफ्यूजन हुआ है। इधर किसी का पड़ा हुआ डीएनए का कोई टुकड़ा या डीएनए के कई टुकड़े एक और बैक्टीरिया में मुंतकिल हो सकते हैं। अब जरा इनकी तफसील पढ़ेंगे। कंजुगेशन पहले पढ़ चुके हैं, तो पहले ट्रांसडक्शन पढ़ते हैं। ट्रांसडक्शन में हमने क्या बोला कि एक बैक्टीरिया का जीनोम दूसरे बैक्टीरिया तक थर्ड पार्टी के जरिए आता है। ये थर्ड पार्टी कौन सी? थर्ड पार्टी
बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज हम पढ़ चुके हैं, और ये वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। याद है ना आप लोग? Yes, sir. अच्छा, इसमें क्या हुआ, ये कहानी है समझो, लेकिन है, एग्जिस्ट करती है। हुआ क्या है, ये बैक्टीरिया है, ये इसका जीनोम है, और ये हो सकता है इसमें प्लाज्मिड भी हो। वायरस आ गया, फेज वायरस, और इसके लाइफ साइकिल में हम देख चुके थे कि फेज वायरस पूरा वजूद लेके बैक्टीरिया के अंदर नहीं आता, बल्कि टेल को इंजेक्ट करता है, उसके जरिए अपने जीनोम को इंजेक्ट करता है, इधर ट्रांसफर करता है। तो मैं दोबारा बताता हूँ, इधर जरा तवज्जो करें। ये क्या चीज है? बैक्टीरियल जीनोम। ये क्या चीज है? वायरल जीनोम। ये वायरल जीनोम आके इधर अटैच हो गया, अटैच हो गया, तो ये पूरा बैक्टीरिया का है, ये वायरल जीनोम भी इसके साथ अटैच हो गया। अटैच होने के बाद ये या तो मास्टर स्लेव रिलेशनशिप कायम कर रहा था, या फ्रेंडली होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप कायम कर रहा था। फर्ज करें इसने होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप कायम किया, तो बैक्टीरिया को अभी पता नहीं है क्या हो रहा है, तो दोस्त है, बैठ गए, अपने रूटीन की एक्टिविटीज कर रहा है, और ये बैक्टीरिया डिवाइड हुआ फर्ज कर लें, और दो डॉटर बैक्टीरिया बने। दोनों डॉटर बैक्टीरिया में वायरस का जीनोम भी मौजूद है ना जी। फिर अचानक क्या हुआ, ये वायरस ने लाइटिक लाइफ साइकिल की तरफ शिफ्ट किया अपने, इंडक्शन। लाइटिक लाइफ साइकिल जब बनेगा, इसमें फर्ज कर लें लाइटिक हो, तो लाइटिक में क्या होता है, बैक्टीरिया के सेल के अंदर बैक्टीरिया का सेल नहीं बनता, बल्कि वायरस की अक़साम बनती है, तादाद 200 के करीब। आमतौर पर हर वायरस के अंदर वायरल जीनोम ही चला जाता है, लेकिन फर्ज कर लें ये वायरल जीनोम है, और इन वायरस में से एक या सब के साथ बैक्टीरिया के जीनोम का भी कोई हिस्सा अटैच हो गया। तो ये टुकड़ा नया जो अटैच हुआ, ये किसका है? बैक्टीरिया का, वायरस का जीनोम। अब इस वायरस ने क्या किया, बैक्टीरिया के इस सेल को डिस्ट्रॉय किया, वायरस बाहर आए। तो हमारे पास इस वायरस के मुकाबले में एक नया वायरस आ गया है, जिसके अंदर बैक्टीरिया के जीनोम का भी कुछ टुकड़ा मौजूद है। समझ आ रहा है यहाँ तक? Yes, sir. एक नया वायरस आ गया जिसमें इस होस्ट बैक्टीरिया का भी जीनोम मौजूद है। अब ये वायरस किसी और बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा, तो इस वायरस के पास दो तरह का जीनोम है, इसका अपना जीनोम भी है और बैक्टीरिया का जीनोम भी है। ये इसका अपना जीनोम, और ये थोड़ा सा बैक्टीरियल जीनोम, ये जाके इसके साथ अटैच हो गया। अटैच होने के बाद अब आप बताएं, इस बैक्टीरिया के जीनोम में कितने तरह के जीनोम हैं? 3 तरह के। एक बैक्टीरिया का अपना जीनोम है, एक इस वायरस का जीनोम है, एक पिछले उस बैक्टीरिया का जीनोम है। अब फिर फ्रेंडली या होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप कायम हुआ, ये बैक्टीरिया डिवाइड हुआ, 2 बैक्टीरिया बने। अब इन दोनों बैक्टीरिया में समझो कि 3 तरह का जीनोम है, अपना बैक्टीरिया का जीनोम भी है, वायरस का जीनोम भी है, और पिछले बैक्टीरिया का जीनोम भी मौजूद है। तो अब ये बैक्टीरिया एक नई शक्ल में वजूद में आया कि नहीं, इसमें नई कॉम्बिनेशन हुई। अब इसकी खुसूसियात इस पुराने बैक्टीरिया से बहुत मुख्तलिफ हो जाएगी। इसको कहते हैं ट्रांसडक्शन। अब ट्रांसडक्शन का पूरा दारोमदार किसके ऊपर है? थर्ड पार्टी वायरस पर है। और पहले तो वायरस जाएगा अंदर, बाय चांस जाके होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप कायम करे, बाय चांस, उसकी मर्जी है ना, लाइटिक चलाए लाइसोजेनिक चलाए। उसके बाद बाय चांस इस होस्ट बैक्टीरिया का जीनोम भी इसमें अटैच हो जाए, फिर ये किसी और बैक्टीरिया में ले जाए। तो ये टोटली चांस पर है, लेकिन ऐसा होता रहता है। तो इस पहले जो लास्ट बैक्टीरिया बना,
ये क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाई हो गया तो हम कहेंगे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जी सर जो थर्ड पार्टी वो हमेशा कोई ना कोई वायरस ही होगा। वायरस ही हो। अभी तक की जो शवाहिद मिले हैं उसमें फेज वायरस ही। ठीक हो गया बेटा, समझ में आ गया सबको? Yes. अच्छा, अब आते हैं तीसरे मेथड की तरफ जिसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। बुक में तो मेंशन नहीं है, मैं आपको वो एक्सपेरिमेंट्स का हवाला देता हूँ जिससे ये पता चलेगा ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हुआ था। ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक ब्रिटिश बायोकेमिस्ट है या माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, सॉरी, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। फ्रेडरिक ग्रिफिथ बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। बैक्टीरिया की एक खास टाइप थी न्यूमोकोक्साई। न्यूमोकोक्साई, और इसकी दो स्ट्रेन्स या दो वेराइटीज इसके पास थी। न्यूमोकोक्साई की दो वेराइटीज, एक की कॉलोनी इस तरह से थी, स्ट्रेप्टोकोकस है ना, ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। दूसरी ये भी स्ट्रेप्टोकोकस थी लेकिन इसकी कॉलोनी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं थी। इधर जरा तवज्जो करें, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको तब समझ में आएगी जब ये एक्सपेरिमेंट में आपको। इसको इसने नाम दिया एस टाइप, एस फॉर स्मूथ, और इसमें इन्वॉल्व भी था कार्बोहाइड्रेट का। इसको कहा गया आर टाइप, आर फॉर रफ, रफ है, इसमें इन्वॉल्व भी थी। इन दोनों को सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया है। चूहे में इसको इंजेक्ट किया गया, और ये चूहा कौन सा, माइस के, बहुत छोटा माइस, ये बेचारा एक्सपेरिमेंटल एनिमल कहलाता है। बायोलॉजी की हर बड़ी लैब में एनिमल हाउस होता है छोटा सा, उस एनिमल हाउस में ये पाले जाते हैं, इन पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो यहाँ पर क्या किया, जब इनको इंजेक्ट किया, ये इन माइस के अंदर नमूनिया के असरात जाहिर हुए, माइस मर गया। इनको इंजेक्ट किया तो माइस नहीं मरा, नमूनिया नहीं हुआ। इसका मतलब एस वाज वायरुलेंट, वायरुलेंट कहते हैं जो मोहलिक, मारने का सबब था, यानी ये बीमारी पैदा कर रहा था, ये बीमारी नहीं पैदा कर रहा। 3 एक्सपेरिमेंट्स किए इसने, इंटरेस्टिंग। पहले में क्या किया है, दोनों चूहों में लिविंग एस इंजेक्ट किया है, उसमें लिविंग आर इंजेक्ट किया है। दोनों में लिविंग बैक्टीरिया डाले गए, इससे ये चूहा मर गया है, वो चूहा नहीं मरा। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया है, डेड एस इंजेक्ट किया है, उधर डेड आर इंजेक्ट किया है। दोनों सूरतों में चूहा नहीं मरा, यानी चूहे में बीमारी नहीं हुई, ये बैक्टीरिया अंदर सर्वाइव भी नहीं कर रहे या असरात नहीं दिखाए, मरे हुए बैक्टीरिया। तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया इसने, डेड एस प्लस लिविंग आर। याद रखना, आर लिविंग फॉर्म में भी नॉन वायरुलेंट है, डेड भी नॉन वायरुलेंट, जबकि एस लिविंग फॉर्म में वायरुलेंट है, डेड हालत में नॉन वायरुलेंट। अब ये दोनों, ये डेड है, ये लिविंग है, ये दोनों वायरुलेंट है या नॉन वायरुलेंट? नॉन वायरुलेंट है, ये बीमारी पैदा नहीं कर सकते। जब इनको इंजेक्ट किया माइस में, तो ये हैरान हो गया कि माइस डाइड। चूहों में नमूनिया की बीमारी हो गई और चूहे मर गए। मरे हुए चूहों का खून निकाल के देखा तो हैरान हो गया, खून में बैक्टीरिया थे, और बैक्टीरिया कैसे थे आर, लेकिन उसमें इन्वॉल्व डेवलप हो चुका था और वो वायरुलेंट हो गए थे। तो इस अमल को फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया, और इसने ये कहा समथिंग हैज ट्रांसफॉर्म्ड or something has been transferred from dead S to living R। लेकिन क्या ट्रांसफॉर्म हुआ ये नहीं बता सकता। फिर जाके मैकार्टी, मैकग्रॉ और इस तरह के स्टेनले साइंसदानों के 3 ग्रुपों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए। उनकी मैं तफसील नहीं बताता हूँ, शॉर्ट करके बताता हूँ। उन एक्सपेरिमेंट के जरिए पता चला ये मरे हुए एस से डीएनए लिविंग आर में शिफ्ट हो गया, और इसी डीएनए की बदौलत ये जो आर
टाइप थी, ये भी वायलेंट हो गई। सर ये वायलेंट इन्वॉल्व की वजह से होती है? नहीं, इन्वॉल्व की वजह से नहीं। इन्वॉल्व तो इनकी कॉलोनी को संभालने के लिए था। पहले फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने भी यही समझा था कि शायद इन्वॉल्व की वजह से ये वायलेंट है, लेकिन इन्वॉल्व इसमें इन्वॉल्व नहीं था। इन्वॉल्व तो वो तो एक अपने प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने बनाया था। सर आर में इन्वॉल्व नहीं होगा। आर में नहीं है, लेकिन जब ये उधर शिफ्ट हुआ है तो बाद में वो इन्वॉल्व हो गए थे वो। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वॉल्व बने, सेल मेम्ब्रेन बने, प्रोटीन बने, सबको बनाने का जिम्मेदार कौन है? डीएनए। सर एस और आर में सिर्फ कॉलोनीज का फर्क होगा। शेप का भी फर्क था। इनकी कॉलोनी सीधी थी, ये कॉलोनी थोड़ी टेढ़ी थी, इसलिए इसको रफ कहा। बस ये शेप का फर्क। शेप का फर्क था, ये इन्वॉल्व था, वो नाम। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला? डीएनए कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन सेल टू अनदर, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं होता है, ये डेड है। जरा जहन में रखना है। डेड होने की वजह से क्या हुआ? ये मरा हुआ बैक्टीरिया है, ये कट फट गया है, इसका जीनोम यहाँ टुकड़ों में फ्री हो गया है माहौल में, और ये टुकड़ों वाला डीएनए उस लिविंग आर में डिफ्यूज होकर अंदर गया है, अंदर जाके उसके जीनोम का हिस्सा बन गया है। और अब क्योंकि इस जीनोम का ये वायलेंट वाला पार्ट अंदर गया था, इसलिए वो भी वायलेंट हो गया। तो इसका मतलब यहाँ जो नई नस्ल बैक्टीरिया की हासिल हुई, उसमें इनके भी जीन्स हैं और इनके भी कुछ जीन आए, तो नया मिक्सचर ऑफ जीन बन गया ना। लिहाजा अब क्या हो गया? एक नई नस्ल वजूद में आ गई, रिकम्बिनेशन हो गई, डीएनए दोनों का मिल गया, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इसको भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जा सकता है। बस इसमें आपने जहन में ये रखना है कि मरे हुए किसी बैक्टीरिया के फ्री फ्लोटिंग फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए कैन बी डिफ्यूज्ड इनटू अ लिविंग स्पीशीज। वो लिविंग स्पीशीज कैसी भी हो, या सेम स्पीशीज हो तो आसानी से हो जाता है, वरना डीएनए के लिए सेम या डिफरेंट कोई वैल्यू नहीं होता, ये उधर मुंतकिल हो सकता है। समझ आ गया ये जी। अब एक रिकम्बिनेशन ऑफ डीएनए का चौथा भी एक तरीका है, उसको कहते हैं म्यूटेशन। इसको भी बहुत अच्छी तरह से समझिए। म्यूटेशन रैंडम चेंज, ये रैंडम तो नहीं कहेंगे अभी, सॉरी, परमानेंट चेंज इन जेनेटिक प्रोग्राम। जेनेटिक प्रोग्राम में होने वाली, मुस्तकिल होने वाली तब्दीली को क्या कहते हैं? म्यूटेशन। अब हमें दो चीजें पहले समझना है, एक जेनेटिक प्रोग्राम किसे कहते हैं, फिर इसमें चेंज कैसे है। देखें, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं ना, जेनेटिक मटेरियल है, और डीएनए किस चीज से बना है? न्यूक्लियोटाइड 2 चेन से बना है, और इन न्यूक्लियोटाइड्स की एक खास तरतीब है, ATCG। इसका कंप्लीमेंट्री दूसरी चेन है तो CGAT, ये इस तरह से है। इनके इस लीनियर सीक्वेंस को जेनेटिक प्रोग्राम कहते हैं। मैं दोबारा बताता हूं, डीएनए के किसी भी टुकड़े पर या पूरे डीएनए पर न्यूक्लियोटाइड्स की जो तरतीब है या सीक्वेंस है, उसको क्या कहते हैं? जेनेटिक प्रोग्राम। क्योंकि इनके 3 के सेट को हम जेनेटिक कोड कहते हैं ना, कोड से प्रोटीन पर असर पड़ता है। आगे फिर तफसील बताएंगे आप, फिलहाल इतना याद रखें, ये चेंज 3 तरह का हो सकता है। मसलन ये है, एक कोड ये था ATC, अगर A इधर आए, T उधर जाए, तो तब्दीली तो मामूली से आ गई, लेकिन कोड बदला कि नहीं बदला? पहले क्या था? ATC, इसके शिफ्टिंग के बाद क्या होगा? AAC, कोड बदल गया। कोड बदलेगा तो प्रोटीन पर फर्क पड़ेगा। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। कभी यहां बीच में एक और ग्रुप आके फिट हो जाता है, इसको कहते हैं एडिशन। एडिशन से भी कोड बदलता है, ATC के बजाय अब क्या होगा? ATT, नया कोड आ गया। कभी डिलीट हो गया, इधर से ये डिलीट हो गया, तो पहले था ATC, अब क्या होगा? ACG, फिर चेंज आ गया। तो जेनेटिक चेंज में भी सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और डिलीशन, और ये मुस्तकिल बुनियाद पर हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? म्यूटेशन।
इस म्यूटेशन से भी बैक्टीरिया में नयापन आ सकता है। एक हमें दो नुक्ते और हमने मेंशन करने हैं। एक नुक्ता, कॉज क्या है इस म्यूटेशन का? दो बड़े कॉजेस हैं। एक को कहते हैं रैंडम। रैंडम को हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं, नेचुरल भी कह सकते हैं, और अननोन रीजंस की वजह से भी कह सकते हैं। कोई बिला वजह भी ये तब्दीली आ जाती है, मियोसिस के दौरान भी आ सकती है, सेल डिवीजन के वक्त भी आ सकती है। इतना ह्यूज प्रोग्राम है, आपको मैं सिर्फ एक इशारा बताता हूँ। एक क्रोमोसोम में, इंसानों के एक क्रोमोसोम में 1.4 बिलियन पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। जब उनकी अरेंजमेंट में मामूली फर्क आ गया, हो सकता है ना, 19-20 का फर्क हो सकता है, तो रैंडम है। दूसरा सबब है म्यूटाजेंस। Mutagens are mutation causing agents, और ये म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट तीन तरह के, बायोलॉजिकल भी हैं, केमिकल भी हैं, फिजिकल भी हैं। अभी हमने उस तफसील में नहीं जाना है। बायोलॉजिकल की मिसाल हम देख चुके हैं, फेज वायरस म्यूटेशन का सबब बना था। तो जो थर्ड पार्टी के जरिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई थी, वो असल में म्यूटेशन हुई थी ना, चेंज आया था कि नहीं, परमानेंट। अच्छा, म्यूटेजेंस फिजिकल है, मसलन रेडिएशन, एक्सरे के जरिए आप इसको म्यूटेट कर सकते हैं। इसी तरह केमिकल्स हैं, कुछ गैसेस, नाइट्रस गैस मसलन, हेलोजेंस, ये भी जीन में तब्दीली ला सकते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट तो बताया, वायरस हैं, कुछ बैक्टीरिया भी ऐसा कर सकते हैं। तो इस म्यूटेशन की वजह से चेंज आएगा। चेंज को हम क्या कहेंगे? नयापन। जरा बस ये आखिरी नुक्ता समझिए। इस चेंज से बैक्टीरिया को फायदा होगा या नुकसान, ये फैसला करेगा एनवायरनमेंट। अगर वो चेंज बैक्टीरिया को सर्वाइवल में हेल्पफुल है, तो वो चेंज रहेगा बैक्टीरिया भी जिंदा रहेगा, और बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करेगा, तो वही चेंज अगली नस्ल में मुंतकिल हो जाएगा। ये पॉजिटिव म्यूटेशन है, जिसको माहौल एक्सेप्ट करे, या दूसरे अल्फाज में जिस चेंज की वजह से जानदार माहौल में बेहतर फिट हो सके। पॉजिटिव चेंज है और वो रिटेन करेगा, आगे तक चलेगा। लेकिन अगर इस चेंज की वजह से जानदार माहौल में सरवाइव नहीं कर सका, तो मर जाएगा। मरने का मतलब ये चेंज अगली नस्ल में मुंतकिल नहीं होगा, लिहाजा ये यहीं से खत्म हो गया। इसको नेगेटिव म्यूटेशन। तो पॉजिटिव म्यूटेशंस हेल्प ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन देयर एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट, व्हाइल नेगेटिव म्यूटेशंस डू नॉट सपोर्ट। सर, एनवायरनमेंट खुद की वजह से भी म्यूटेशन आ सकता है क्या? आ सकता है, एनवायरनमेंट की वजह से। ये रैंडम म्यूटेशन तो एनवायरनमेंट की वजह से चेंज आ सकता है। इसीलिए ये एक और नुक्ता ऐड कर दें आपके लिए कि बहुत अरसे तक दुनिया का माहौल सब कुछ नेचुरल था, तब म्यूटेशन स्लो थे। अब माहौल बदल चुका है, एयर, वाटर, सॉइल, सब में इंसानों की हुई तब्दीलियाँ मौजूद हैं। उनमें से बहुत सारे म्यूटेजेंस हैं, तो मौजूदा माहौल में म्यूटेशन ज़्यादा आने के चांसेस हैं, क्योंकि माहौल बदल। सर, मतलब ये एवोल्यूशन का भी एक कॉज हो सकता है? एवोल्यूशन का सबसे बड़ा सबब ये है, म्यूटेशन इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट काज ऑफ एवोल्यूशन। ठीक हो गया? बुनियाद ये रखता है। उसके बाद म्यूटेशन में फर्टिलाइजेशन भी है, मियोसिस भी है, और 3-4 फैक्टर्स हैं जिससे चेंज आता है। हो गया?